हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम फिर से चर्चा करेंगे मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के ऊपर। कुछ दिन के लिए ये सीरीज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब आप लोगों की ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी ताकि आप लोगों की जो मेंस आंसर राइटिंग है वो कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ती रहे। और इस पोर्शन में आप लोगों को सबसे ज्यादा समस्या आती है और अगर मैं थोड़ा सा भी उसका समाधान कर सकी तो शायद आप लोगों की सफलता में थोड़ा सा योगदान मेरा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे इस क्लास को देखना है, शेयर करना है, आंसर राइटिंग डेली करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आज का हमारा कि विशेष अधिकार, पहले हम इस क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे दोस्तों। विशेष अधिकार कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन इन्हें अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान, संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है। यानी क्वेश्चन किसके ऊपर है? अल्पसंख्यकों को जो एक्स्ट्रा, अल्पसंख्यकों के कल्याण के विकास के जो एक्स्ट्रा एफर्ट किए गए हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को जो ये विशेष अधिकार कुछ मामलों में दिए गए हैं ना, ये वास्तव में विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि क्यों दिए गए हैं, ये एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों किए गए हैं अल्पसंख्यकों के लिए? ताकि वो अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को बनाए रख सकें, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके साथ उदाहरण के साथ भारत के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या कीजिए। यहां पे उदाहरण के साथ यानी एग्जाम्पल में आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन से विशेष अधिकारों की बात हो रही है। भाई यहाँ पे कौन से विशेष अधिकारों की बात हो रही है, यानी हमारे संविधान में इनके लिए क्या किया गया है स्पेशली, और संविधान के इतर भी अलग अलग सरकारों के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं या कौन कौन सी व्यवस्थाओं के तहत इनके लिए क्या किया गया है। इतना आप कर दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और कंक्लूजन में फिर आपको यही लिखना पड़ेगा कि हमने ये जो अल्पसंख्यकों के उत्थान कल्याण के लिए उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जो किए हैं, ये इसलिए नहीं कि वो बहुसंख्यकों से आगे निकल जाएं या उनको बहुत ज्यादा विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएं, बल्कि इसलिए कि एक ऐसी व्यवस्था बने जहां पे प्रत्येक व्यक्ति की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी होने की संकल्पना हो, है ना। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन की डिमांड आप लोगों को समझ में आई? मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूं, अब और अच्छे से समझ में आ जाएगी। विशेष अधिकार कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन इन्हें अल्पसंख्यकों को उनकी पहचान, संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के लिए दिया गया है। यहां पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या क्या काम किए गए हैं उस पर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूं क्वेश्चन पे थोड़ा समय दिया करो। क्वेश्चन समझ गए तो फिर आंसर लिख ही दोगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम इसके आंसर पे आते हैं। सबसे पहले हम भूमिका में बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदैव बहुसंख्यक वर्चस्व की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है ना, हमारे यहाँ तो पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की व्यवस्था है। यानी जिसका साथ बहुमत को मिलेगा, बहुसंख्यक का साथ जिस दल को मिलेगा वो पार्टी बना लेगा। यानी लोकतंत्र में सामान्यतः बहुसंख्यक की वर्चस्व की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे में विधि के शासन पर आधारित राज व्यवस्था का तात्पर्य क्या होगा? नागरिक के प्रत्येक समूह को, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधि का जो शासन है उसका सबसे केंद्रीय लक्षण क्या होगा? नागरिक के प्रत्येक समूह को, विशेषकर अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान, अपनी संस्कृति बनाए रखने के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। ये जरूरी है। हमने भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाई डेमोक्रेसी में इस तरीके से बहुसंख्यक के वर्चस्व की प्रवृत्ति होती है और विधि के शासन के लिए जरूरी है कि नागरिक और विशेष तौर पर जो कमजोर तबके हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको हम अधिकार दें ताकि वो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बनाए रख सके। और यहाँ पे ये स्पष्ट करना जरूरी है भूमिका में कि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं ना, वो उनको दिए गए कोई राजनीतिक विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि वो बुनियादी अधिकार हैं जो उनके जीवन यापन, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति के लिए अनिवार्य हैं। यदि ये अधिकार उनको नहीं दिए गए तो इस बात की संभावना हो सकती है कि कोई भी सत्ताधारी दल
उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है समय काल परिस्थिति के अनुरूप, है ना। इसलिए यह आश्वस्त किया गया हमारे संविधान के द्वारा कि हम उनको बुनियादी कल्याण के जो अधिकार हैं वो प्रदान करें। इसकी पृष्ठभूमि में यह विचार निहित नहीं है, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं कि अल्पसंख्यकों को जनसंख्या का विशेष अधिकार वर्ग माना जाए। हमने जो अधिकार दिए हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको कोई विशेष अधिकार वर्ग मान रहे हैं। हम तो समानता के आधार पर चल रहे हैं, है ना। इसका अर्थ ये नहीं है, और अपितु इसका उद्देश्य है उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना। मैंने कभी आर्टिकल 14 आपको पढ़ाया भी होगा, उसमें 2 शब्द हैं, एक विधि के समक्ष समानता, एक विधियों के समक्ष समान संरक्षण। जब तक हम कमजोर तबकों को स्पेशल संरक्षण नहीं देंगे तो विधि के समक्ष समानता की स्थापना कैसे हो पाएगी। और ये जो अल्पसंख्यकों को हमने विशेष अधिकार दे रखे हैं, ये बेसिकली उसी समानता की स्थापना का आधार प्रदान करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। और भूमिका में ये 3-4 कंसेप्ट हमको क्लियर करने पड़ेंगे, और उसके बाद यदि समय है तो हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिख सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में भी जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जाते हैं इनका वर्णन किया गया है। अर्थात ये जो अधिकार है वो सार्वभौमिक रूप में भी स्वीकार किए जाते हैं, यानी हम कोई विशेष अधिकार दे के उपकार नहीं कर रहे, बल्कि समानता का आदर्श स्थापित करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन भी कर रहे हैं, ताकि हमारा लोकतंत्र सशक्त हो, समृद्ध हो और सबका साथ सबका विकास वास्तव में संचालित हो सके, है ना। इन अधिकारों का संबंध राष्ट्रीय या निर्जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों से। इतना लिखने के बाद आप अब सीधा पॉइंट पे आ जाओगे और अब आप बताओगे कि भाई क्या क्या रक्षोपाय किए गए हैं। जो हम बोल रहे हैं ना कि ये अधिकार दे दिए, ये अधिकार, तो क्या क्या अधिकार दिए हैं अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण, यानी प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा। यदि कोई बहुसंख्यक एक अपराध करे या एक अल्पसंख्यक एक अपराध करे तो दोनों की सजा इक्वल होगी। और विधियों के समान संरक्षण, यानी जो कमजोर तबके हैं उनके संरक्षण के लिए राज्य एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा। तो आर्टिकल 14 में कहीं ना कहीं ये बात अंतर्निहित है कि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने की आजादी होगी, सुरक्षा होगी उनको। इस प्रकार अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में विधिक रूप से हीन स्थिति में नहीं रखा गया है आर्टिकल 14 के तहत। बात समझ में आ गई। तो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 तो साफ तौर पे कहता है कि राज्य और नागरिक धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेंगे। यानी धर्म की भी बात है, यानी धर्म के आधार पे भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसर की समानता होगी भाई, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता होगी और किसी भी आधार पे, और इन आधारों में धर्म भी शामिल है, यानी धार्मिक आधार पे किसी भी व्यक्ति को अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 14, 15, 16 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रबंधन करते हैं ना ये। इसके साथ ही आर्टिकल, आप इसमें मिस हो गया है, ध्यान रखिएगा, एक लाइन में लिख सकते हो आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने, उपासना करने, प्रचार करने इत्यादि की आजादी दी गई है। भाई धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है प्रत्येक व्यक्ति को, तो इसमें तो अल्पसंख्यक भी है ना, उनको भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होगी, उनके ऊपर भी कोई सरकार प्रतिबंध नहीं लगा पाएगी। तो आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की आजादी है। इसके बाद आर्टिकल 29 और 30 है, जिसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है, विशेष तौर पर 30 में। 29 ये हो गया कि नागरिकों के प्रत्येक समूह को अपनी भाषा, लिपि इत्यादि का संरक्षण करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, 29, 30 ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को एक आधार देते हैं, अधिकार देते हैं कि वो अपनी मान्यताओं को सुरक्षित तरीके से फॉलो कर सके और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी आधार पे किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा।
अब मुझे ये बताइए कि ये जो विशेष अधिकार हैं ये इसीलिए तो नहीं दिए ना कि उनको विशेष अधिकार दे दे, हम उनको कोई विशेष दर्जा दे दे ना, ये इसलिए दिए गए हैं ताकि समाज में विधि का शासन स्थापित हो सके, है ना, प्रत्येक व्यक्ति समान हो सके, किसी भी आधार पे हम किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद ना करें। और जब ऐसी व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हमारा जो समावेशी विकास है ना, या हम ये कह सकते हैं कि जो विविधता है, विविधता का संरक्षण हो पाएगा, है ना। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि स्टडी IQ IS हिंदी पे जो नया बैच है वो 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ये P2I बैच है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यदि आप 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट सीरीज और एक व्यवस्थित तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच से जुड़े। एडमिशन लेने के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना है आपको LD Live, LDLIVE। इस LD Live कोड के साथ आपको ये कंप्लीट बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ठीक है, LD Live कोड याद रखिएगा। 2 साल की वैलिडिटी है और तमाम सुविधाएं आपको इस बैच के साथ मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस होंगी आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनीवे, अब हम आते हैं और क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भाई अनुच्छेद 347 इस बात को बोलता है कि यदि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा चाहे तो राष्ट्रपति के निर्देश पर उस भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पे सम्मिलित किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि किसी भाषा को वो राज्य की आधिकारिक भाषा बना सके। यदि जनसंख्या का एक वर्ग चाहता है तो 347 में भाषागत अल्पसंख्यकों के कल्याण को बेसिकली यहां पे संरेखित किया गया है। आर्टिकल 350 भी ये कहता है कि संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भाषा में, मतलब किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकार है ना, ध्यान रखिएगा। 350A मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करता है और 350A क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी, एक विशेष ऑफिसर की व्यवस्था करता है, आर्टिकल 350B। और आपको पता है कि हमारे संविधान में न केवल धार्मिक अल्पसंख्यक बल्कि भाषाई अल्पसंख्यकों की भी बात की गई। यानी हमें दोनों चीजें दिखानी पड़ेंगी ना, और उन दोनों चीजों की पुष्टि यहां आके आपके एग्जामिनर को लगेगा हाँ कि इन्होंने न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों से रिलेटेड प्रोविजंस को बताया बल्कि भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित जो सुरक्षा के प्रावधान हमारे संविधान में हैं उनको भी इन्होंने बताया है। यहां आके आपके संवैधानिक जो प्रावधान है वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अब आप ये भी बताओगे कि अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रोविजन किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है, ये डेडिकेटेड होके अल्पसंख्यकों के कल्याण, उनके प्रति कोई अन्याय ना हो इसके लिए काम करता है, तो अल्पसंख्यक आयोग है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम है। ये सारे के सारी संस्थाएं बनाई गई हैं ताकि अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही जो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई है ना। त्रिभाषा सूत्र आपने देखा होगा, प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था, जिससे भाषाई अल्पसंख्यकों का जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम है अल्पसंख्यकों के लिए, जिसमें अलग अलग लेवल पे उनके कल्याण संवर्धन की बात की गई है, तो 15 सूत्री कार्यक्रम है। और इसके साथ ही बहुत सारी योजनाएं हैं जो डेडिकेटेडली, मतलब जो बिल्कुल बुनियादी तौर पे अलग अलग अल्पसंख्यकों पे केंद्रित है। जैसे आपने देखा होगा नई मंजिल योजना है, उस्ताद योजना है, हमारी धरोहर योजना है, जियो पारसी योजना है, अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है, छात्र छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है, नालंदा परियोजना है, जैसी विकास संबंधी योजनाएं हैं। यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा आपके करंट के ज्ञान को कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं अल्पसंख्यकों। और जो बच्चे इस बार मेंस दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा अल्पसंख्यकों से संबंधित क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, धार्मिक के लिए क्या है, भाषाई के लिए क्या है,
गैर संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, तो ये पूरी लिस्ट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे अपने आंसर राइटिंग आंसर में, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की योजनाएं हैं। स्थानीय भाषाओं में सूचना के प्रसार की बात की गई है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रावधान किए गए हैं ना अल्पसंख्यकों के लिए, जो मैंने अभी बताए, ये कोई विशेष अधिकार नहीं है कि हम उन्हें कोई विशेष दर्जा देना चाहते हो, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी सत्ताधारी पक्ष अपनी विचारधारा के कारण उनकी प्रगति को अवरुद्ध ना कर सके। इसीलिए संविधान में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है वो यही है कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति राज्य के लिए समान होगा और प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के आचरण मानने, है ना, उसका प्रचार करने की आजादी होगी। यही तो है, तो ताकि बेसिकली उनके प्रगति अवरुद्ध ना हो और ये अधिकार उनकी विशेष स्थिति के साथ, उनके अधिकारों के संरक्षण के साथ डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र की संभावित चुनौतियों की भी पहचान करता है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है, समावेशी वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने का भी काम करता है। अब यहां पे आके आपका आंसर एंड होएगा, मतलब ये निष्कर्ष मैंने बताया, आप निष्कर्ष करके अलग से लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ये जो प्रोविजन है ये उनको राजनीतिक विशेष अधिकार देने के लिए नहीं किए गए हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि कोई भी सत्ताधारी दल अपनी विचारधारा के चलते उनकी प्रगति को अवरुद्ध ना कर सके, उनके बुनियादी अधिकारों को ना छीन सके। और ये जो बुनियादी अधिकार हमने अल्पसंख्यकों को दिए हैं, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को सशक्त करने के लिए, समावेशी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भी क्या है, अनिवार्य है और हमारे संविधान की मूल संकल्पना के अनुरूप है। भाई हमारे संविधान की मूल संकल्पना क्या है? समानता, न्याय, बंधुत्व, एकता, अखंडता, है ना। तो जब हम किसी एक वर्ग को अगर एक साइड कर देंगे, उनको हम कोई अधिकार ही नहीं देंगे, तो क्या हम अपने संविधान की मूल संकल्पना को सुनिश्चित कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप इसको एक बार आंसर लिखने का प्रयास करना। बाकी यदि एक बैच से जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, एडमिशन लेना है तो कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव का। इसके साथ ही दोस्तों क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा। एक काम कर सकते हो आप, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16 ये एग्जाम्पल बताए ना, तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने विस्तृत तौर पे आंसर को लिखें, तो इनको आप कोई डायग्राम फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अगर आपको PDF चाहिए इन क्लासेस की, और पहली बात तो ये कि रेगुलर बेसिस पे 1 बजे क्लास डेली प्रीमियर होगा, इसका आपको सुनना है, आंसर लिखना है, तभी जाके, और लगातार 5-6 महीने जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया अकेडमी, इस पे जुड़ जाइएगा, मेरी सारी क्लासेस के PDF लिंक नोटिफिकेशन सब इस पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। बाकी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।